गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए लास्ट क्लास में कहाँ तक किए थे? मिट्टी, सॉइल्स। चलिए आज क्लास कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट क्लास में थोड़ा सा एमसीक्यू करेंगे। नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में वन, फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। चलिए नेक्स्ट हेडिंग डाल देंगे, भारत में वन या फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। देखिए अगर भारत में या विश्व में वनों की बात करें तो बहुत सारे प्रकार के वन मिलेंगे। जैसे कि भारत में ही लगभग अलग अलग किताबों में आपको 8 से 10 प्रकार के वनों की चर्चा करेंगे, पर हमारे एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट है वो ये लगभग 4 से 5 प्रकार के वन जो है इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। वैसे फॉरेस्ट वाले टॉपिक में आपको जैसे कि फॉरेस्ट रेंजर वगैरह का जो एग्जाम हो गया वहां पे ज्यादा क्वेश्चन पूछेगा। पीएससी, व्यापम, इन सब एग्जाम में बहुत स्कोप रहता नहीं है यहाँ से प्रश्न पूछने का। ठीक है, जैसे कि एक आध एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है कि भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ठीक है, या मैंग्रोव वन जो है, मैंग्रोव फॉरेस्ट किस टाइप के एरिया में मिलते हैं, किस राज्य में सबसे ज्यादा मिलते हैं। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में पढ़ चुके हैं क्या? किस एरिया में मिलते हैं? पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश वाले रीजन में मिलता है, जो कि आपका सुंदरबन का डेल्टा इस रीजन में आता है। ठीक है, अगर भारत में ही हम वनों की बात करें जो कि हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है तो ये 4-5 हमें पढ़ने हैं। ठीक है, जिसमें से सबसे पहले अगर बात करें तो एक है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन या विषुवतीय वन या वर्षा वन कहा जाता है। उसके बाद में है कटीले वन और झाड़ियां। इसके बाद में है पर्वतीय वन। उसके बाद में है ज्वारी या मैंग्रोव फॉरेस्ट। अभी अभी हमने एक शब्द की चर्चा की, उष्णकटिबंधीय। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि उष्णकटिबंध का मतलब क्या होता है, या पृथ्वी पर कटिबंध का मतलब क्या होता है। हर देश किसी न किसी कटिबंध या किसी न किसी रीजन में कवर होता है। जैसे कि अगर अक्षांशों और देशांतरों के बीच की बात करें तो हमने शुरुआत किया था भारत में, भारत के भूगोल से। भारत की स्थिति क्या है, किन अक्षांशों और देशांतरों के बीच में है? क्लास 1 या क्लास 2 हमने चर्चा किया था। भारत सबसे पहले तो किस गोलार्ध का हिस्सा है? उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। भूमध्य रेखा के उत्तर की ओर है, इसीलिए उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। ग्रीनविच के पूर्व में है या पश्चिम में है? पूर्व की तरफ है, इसीलिए ये पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। इसीलिए अल्टीमेटली हम ये कह सकते हैं कि भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। ठीक है, ये ग्रीनविच लाइन सभी को पता है ना, जिन्होंने डे 1 से या डे 2 से स्टार्ट किया होगा उन्हें इन दोनों के बारे में पता होगा, या जो वीडियो डले हुए हैं उसमें से आप जो प्रीवियस क्लासेस थे उसको कवर कर लेंगे। तो ये जो भारत की हम स्थिति देख रहे हैं, भारत जो है वो उत्तर पूर्वी गोलार्ध का हिस्सा है। और भारत की अगर अक्षांशीय और देशांतरी स्थिति की बात करें तो ये जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है किस नाम से जानते हैं? अच्छा, भारत का जो दक्षिणी बिंदु है ये तो मुख्य भूमि से लगा हुआ हिस्सा हो गया। यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड है और यहाँ पे एक और दक्षिणी बिंदु हमने पढ़ा था। ठीक है, इसको हम क्या नाम से जानते हैं? इंदिरा पॉइंट है, इंदिरा आपका पिग्मिलियन पॉइंट के नाम से। इंदिरा कॉल कहाँ पे है? नॉर्दर्न में। ये जो भारत के मुख्य भूमि से लगा हुआ दक्षिणी बिंदु है ये किस नाम से जानते हैं? केप केमोरिन। पूर्वी बिंदु किबिथु, पश्चिमी बिंदु सरक्रीक, गुजरात वाले क्षेत्र में सरक्रीक, और एक नाम गुहार मोती गौर माता, ये हमने पढ़ा था। ठीक, अब हम ये देख चुके हैं कि भारत जो है वो किस गोलार्ध का हिस्सा है। इसी समय हमें एक और चीज, हमने उस टाइम पे एक और चीज पढ़ा था, भारत के ठीक बीच से गुजरने वाली एक लाइन है जिसको हम किस नाम से जानते हैं? कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ऊपर में ये क्या हो गया? कर्क रेखा, और नीचे में मकर रेखा। इसका जो अक्षांशीय संख्या है वो कितना है? 23.5 अंश। 23.5 अंश उत्तर और ये 23.5 अंश दक्षिण। ठीक, अब पृथ्वी पर इस रीजन में जितने भी देश आएंगे इसको हम
किस नाम से जानते हैं, या इसको हम किस कटिबंध के नाम से जानते हैं, किस रीजन के नाम से जानते हैं? उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। अब ये क्यों कहा जा रहा होगा इसको उष्ण कटिबंध? क्योंकि सूर्य का प्रकाश जो है वर्ष भर यहाँ पे लगभग लंबवत पड़ रहा होता है। उसके बाद में यहाँ पे ये जो बचा हुआ हिस्सा है जो कि लगभग 66.5 डिग्री नॉर्थ और इस 23.5 डिग्री साउथ के और नीचे चले जाएंगे जहां पे 66.5 डिग्री साउथ, ये जो बीच का एरिया है इसको भी कुछ नाम दिया गया होगा। क्या कहा जाता है इसको? शीतोष्ण कटिबंध। उत्तर में भी और दक्षिण में भी इसको क्या कहा जाता है? शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। और ये जो ऊपर का हिस्सा है नॉर्थ में और वही चीज साउथ में, इसको किस नाम से जानते हैं? शीत कटिबंध के नाम से। ये सब कुछ हमने लगभग कक्षा 10वीं तक के अपने क्लासेस में कवर किया होगा कि जहां पे सूर्य की किरणें वर्ष भर लंबवत पड़ती हैं इसको हम उष्ण कटिबंध के नाम से जानते हैं। उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव के आसपास का हिस्सा लगभग 66.5 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक किस नाम से जानते हैं? शीत कटिबंध के नाम से, उत्तर में भी और दक्षिण में भी। और इन दोनों के बीच का जो एरिया है जो दोनों के ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है इसको हम किस नाम से जानते हैं? शीतोष्ण कटिबंध के नाम से। यहाँ पे शीत भी है और उष्णता भी है, इसीलिए इसको शीतोष्ण कटिबंध कहा जा रहा है। ठीक है, तो भारत में जब हम वनों की चर्चा कर रहे हैं कौन कौन से प्रकार के वन हैं, तो इनका जो कैटेगराइजेशन है, जो 2-3 प्रकार के कैटेगरी हम पढ़ेंगे, ये इन्हीं नामों के आधार पे है। उष्ण कटिबंध कहने का मतलब है कि जो भारत का जो ऐसा हिस्सा जो कि 23.5 अंश नॉर्थ के या कर्क रेखा के दक्षिण में जितना हिस्सा है, जितना फॉरेस्ट कवर है, इसको हम सबसे पहले तो किस नाम से जानेंगे? उष्ण कटिबंधीय वन के नाम से जानेंगे। अब उसमें उस वन का टाइप कौन सा है, जैसे कि क्या वहां पे वर्ष भर पानी गिर रहा होता है या वो किस तरीके से वो अपने पत्ते गिराता है या नहीं गिराता, इन फैक्ट के बेसिस पे हम क्या करेंगे, इनको वापस से 2 भाग में जानते हैं, दो नामों से जानते हैं। एक है मानसूनी वन और एक है सदाबहार वन। एक कुछ ऐसे वन है जो वर्ष में अपने पत्ते गिरा देते हैं, एक साइकिल चलता है, वर्ष में एक बार पूरे पेड़ जो है अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। और कुछ फॉरेस्ट ऐसे होते हैं जहां पे, अच्छा ये तो जानेंगे ना कि हर चीज का एक लाइफ साइकिल होता है, कुछ लाइफ लिमिट होता है। कोई जैसे कि एक पत्ता उगा है पेड़ पे, वो सदियों तक तो ऐसा का वैसा नहीं रहेगा। ठीक है, मतलब पेड़ अपने पत्ते गिराते तो हैं पर एक करके साइक्लिक अवस्था में, जैसे कि कुछ पत्ते आज गिरे कुछ पत्ते कल गिरे। मतलब ये साल में ऐसा कोई समय नहीं होगा जब ये पूरे पत्ते एक साथ गिरा देंगे और पेड़ पे आपको एक भी पत्ता नजर नहीं आएगा, ऐसा कोई भी समय में नहीं होगा। ऐसे वनों को हम किस नाम से जानते हैं? सदाबहार के नाम से। मतलब हमेशा उस पेड़ पे आपको पत्तियां नजर आएंगी। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जो कि साल के किसी विशेष समय में, जनरली गर्मी के टाइम पे, अपने सारे पत्ते गिरा देते हैं। मतलब वो पेड़ आपको सिर्फ शाखाओं का एक झुंड दिखेगा, उसमें पत्तियां नहीं होंगी। ऐसे पेड़ों को, ऐसे वनों को हम किस नाम से जानते हैं? पर्णपाती वन के नाम से। ठीक है, तो ये तो हो गया उष्ण आपके कटिबंध के नाम के आधार पे दो प्रकार के वन हमने देखे। एक ऐसा क्षेत्र है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र, जहां पे पेड़ पौधों की संभावना बहुत कम होती है, पेड़ पौधे उगते नहीं है या उगते हैं तो विशेष नेचर के उगते हैं, मतलब उनकी अवस्था ऐसी होती है कि वो वहां पे सरवाइव कर सके। ऐसे वनों को, ऐसे पेड़ पौधों को क्या कहा जाता है? कटीले वन और झाड़ियां। उसके बाद में भारत में हमने जब प्राकृतिक विभाजन देखा तो हमने पहला पढ़ा था पर्वत। पर्वत में एक विशेष इसकी कह सकते हो कि गुण क्या है कि यहाँ पे कई प्रकार के वन आपको एक ही जगह पर मिल जाते हैं। ठीक है, तो इन पूरे समूह को, पर्वतों पर उपस्थित इन पूरे वृक्षों के, इन पूरे वनस्पतियों के समूह को हम किस नाम से जानते हैं? पर्वतीय वन के नाम से जानते हैं। उसके बाद में हमने प्राकृतिक विभाजन के अंदर भारत की नदियों के बारे में भी पढ़ा था, और नदियों के आसपास जो ज्वार आपका जो मैंग्रोव एरिया है, यहाँ पे खास करके गंगा और ब्रह्मपुत्र का जो डेल्टा है, इस रीजन पे जो भी वृक्ष हैं या फिर जो फॉरेस्ट कवर है, इनको हम किस नाम से जानते हैं? ज्वारी या मैंग्रोव वन के नाम से। इनमें एक एक करके हम देखेंगे कि किसकी क्या खासियत है, और सिर्फ इतना याद रखेंगे कि प्रश्न कहाँ से पूछते हैं, सिर्फ उतना हमें यहाँ फोकस करना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप इस मैप को अगर आप बेसिक थोड़ा सा अपना फोकस करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से रीजन में कौन कौन से टाइप के फॉरेस्ट मिलेंगे। जैसे कि भारत का पश्चिमी क्षेत्र सूखाग्रस्त होता है,
कौन से वृक्ष मिलेंगे यहाँ पे? कटीले वन मिलेंगे। भारत का ये जो हिस्सा है जहाँ पे आपका पूरा हिमालय फैला हुआ है, कौन से वन मिलेंगे? पर्वतीय वन मिलेंगे। गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा, कौन से वन मिलने चाहिए? ज्वारीय वन मिलने चाहिए। समस्या हो सकती है उष्णकटिबंधीय सदाबहार और पर्णपाती वन को लेकर के। तो ये ऐसे वन हैं जहां पे बारिश की स्थिति हम देखेंगे, ठीक है, बारिश कहाँ पे ज्यादा हो रही है उसके हिसाब से दोनों फैक्टर डिसाइड हो जाएंगे। जैसे जहां पे ज्यादा बारिश हो रही है, अब ज्यादा बारिश कहाँ पे होगी? वापस से इसी मैप में आइएगा, इसी स्ट्रक्चर में आएंगे। सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे होना चाहिए? बारिश के लिए कौन कौन से फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं? पर्वतीय क्षेत्र। एक फैक्टर आप ये कह सकते हो क्या कि पानी के आसपास का जो क्षेत्र है, जैसे समुद्र के आसपास का क्षेत्र, नदियों के आसपास का क्षेत्र, वहां पे बारिश की संभावना ज्यादा होगी। इसका रीजन क्या है? वाष्पीकरण, इवेपोरेशन जहां पे ज्यादा हो रहा है वहां पे बारिश की संभावना ज्यादा होगी। दूसरा चीज, जब आपने कहा कि पर्वतीय क्षेत्र, तो पर्वतीय क्षेत्र में वर्षा ज्यादा होने का क्या कारण हो सकता है? हाँ, इसका सीधा सा और सिंपल सा एक रीजन क्या है कि जो भी बादल होंगे, सपोज ये आपकी कोई वाटर बॉडी हो गई, यहां से इवेपोरेशन होना शुरू हुआ और ऊपर जाके ये क्या करेंगे? क्लाउड्स का फॉर्मेशन करेंगे। अब मान लीजिए कि कोई पर्वतीय क्षेत्र ऐसा है जहां पे ये उन बादलों को कहीं पे जाने नहीं दे रहे हैं, तब क्या होगा? ये बादल एक लिमिट तक अपना हाइट अचीव करेंगे, एक लिमिट तक ऊपर उठेंगे और जैसे जैसे इसमें गर्मी या ऊष्मा बढ़ती जाएगी, ये वहीं पर अपना पानी जो है वो बरसाने लगेंगे, ठीक है। तो ये तो हो गया पूरा वाटर साइकिल। इसमें हमने दो कंक्लूजन क्या निकाला कि बारिश कहाँ कहाँ पे होगे। इसकी सबसे पहला, पानी या आपके जो नदियां हैं, समुद्र हैं, उसके आसपास का क्षेत्र। दूसरा, टेम्परेचर, जहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा है, जहाँ पे वाष्पीकरण ज़्यादा है, वहाँ पे ज़्यादा पानी गिरेगा। और तीसरा है एल्टीट्यूड या हाइट, अगर कहीं पे पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पे बादल ज़्यादा मूवमेंट नहीं कर पाते हैं और उन क्षेत्रों में एक हाइट तक जाने के बाद में पानी वहीं पर बरसा देते हैं, ठीक है। और इसी का रीज़न एक क्या देखते हैं, एक वर्ड हम आगे पढ़ेंगे या शायद आपको पहले से पता होगा, पर्वतों के पीछे का क्षेत्र जहां पे बारिश नहीं हो पाता है, इसको क्या कहते हैं? आपको पहले से पता है, इसको कहते हैं वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शेडो एरिया। रेन शेडो एरिया, ठीक है। इसका रीजन अभी हमने जो डिस्कस किया कि पर्वत जो है वो बादलों को रोक देते हैं। इसका मतलब है कि इन बादलों का मूवमेंट इस तरफ तो है पर इस तरफ नहीं हो पा रहा है, बादल उस तरफ नहीं जा पा रहे हैं और इसीलिए पर्वत के एक तरफ तो ये पूरा पानी बरसा दे रहे हैं पर दूसरे तरफ सूखे जैसी स्थिति है, ठीक है। तो ये एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है किसी एरिया में डेजर्ट या मरुस्थल होने का। जैसे कि यहाँ पे ये जो एरिया है आप देख रहे हो कि अरावली पर्वत के पश्चिम की तरफ ज्यादा मरुस्थल मिलेंगे। यहाँ पे अरावली पर्वत था ना, पर्वतों की स्थिति क्या क्या थी, यहाँ पे भी एक पर्वत देखा था हमने, फिर ये एक पर्वत था, ये कौन सा था? अरावली, फिर विंध्याचल, फिर सतपुड़ा, ठीक है, आपको याद है। आपके अरावली के पश्चिम की तरफ ज्यादा डेजर्ट या ज्यादा मरुस्थल होने का रीजन भी इसी चीज से रिलेटेड है जो हमने अभी डिस्कस किया, ठीक है, यही चीज है। इसके एक तरफ क्योंकि थोड़ा बहुत बादल रहता है, पानी बरसता है, पर दूसरे तरफ का एरिया कैसा है? रेन शेडो एरिया है, वृष्टि छाया प्रदेश है। और ये वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा एरिया है? अरावली के पश्चिम के तरफ का क्षेत्र, ठीक है। यहाँ पर बादल थोड़ा बहुत पहुँचते हैं, थोड़ी बहुत वर्षा हो जाती है। अब यहीं पे आपको ये भी देख लेना चाहिए कि वर्षा की स्थिति क्या है। हालांकि हम भारत में वर्षा से संबंधित एक पूरा टॉपिक पढ़ेंगे, पर यहाँ पे ये जो लाइन्स, ये जो एरो दिखा रहे हैं आपको, ये सिर्फ इतना बता रहे हैं कि वाष्पीकरण होने के बाद जो वाष्प है, जो जल वाष्प है, जो समुद्रों से बहने वाला जो जल वाष्प है बादल के रूप में, उनका मूवमेंट किस तरफ है, ठीक है। तो जनरली अरब सागर से निकलने वाला जो भी वाष्प है जिसको हम कहते हैं मानसून, ठीक है, भारत में मानसून का आगमन और मानसून का पीछे हटना,
ये कहाँ से शुरू होता है? तो आपके इस तरफ भारत के पश्चिम से इवेपोरेशन होना शुरू हुआ, पानी यहाँ पे वाष्पीकृत होना शुरू हुआ, और क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन की स्थिति और वायु का प्रवाह इस तरीके से होता है कि इनकी दिशा इस तरफ हो जाती है, मतलब नॉर्थ ईस्ट की तरफ ये बहना शुरू करती हैं। उसके बाद में जैसे ही कर्क रेखा के आसपास पहुंचती हैं, वापस से एयर का सर्कुलेशन, वायु का प्रवाह ऐसा होता है कि इन्हें पश्चिम की तरफ मुड़ना पड़ता है और ये इस तरीके से मुड़ते हुए चली जाती हैं, ठीक है। और इस तरीके से भारत में आपके मानसून का आगमन होता है, कुछ जगह पर ज़्यादा पानी बरसता है और पीछे आते आते यहाँ पे बारिश की संभावना कम होने लगती है, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप वनों की बात करो तो वनों में हमने कौन कौन से फैक्टर कैलकुलेट किए थे? एक तो है समुद्र के आसपास का एरिया, कहाँ पे बारिश कितनी हो रही है, और बादलों को रोकने वाले पहाड़ हैं या नहीं है, ठीक है। इन सभी फैक्टर्स के बेस पर यहाँ पे आपके वेजिटेशन या आपके वन क्षेत्रों का विकास जो है वो आप कह सकते हो कि कौन कौन से एरिया में किस तरीके के वन प्राप्त होंगे, ठीक है। उष्णकटिबंधीय जो वन है वो जाहिर सी बात है कर्क रेखा के दक्षिण की तरफ ही ज्यादा मिलेंगे, ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब आप कह रहे हो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन और उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो यहां पे एक और चीज याद रखेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में मिलेंगे जहां पर पानी जो है वो ज्यादा बरसता है, ठीक है। मतलब इस उष्णकटिबंध के और दक्षिण का क्षेत्र, ये तो पूरा हमारा उष्णकटिबंध में आ गया, लेकिन इसके और जो दक्षिण का क्षेत्र है वो आपका सदाबहार वनों के अंतर्गत आएगा, एक मोटा मोटी कैलकुलेशन के हिसाब से ना, ये सदाबहार वन के अंदर आएगा। और दूसरा चीज जो पर्णपाती वन है वो लगभग मध्य भारत के आसपास आएंगे। इन सभी का रीजन आपको समझ में आ गया। एक एक लाइन में अगर रीजन पूछे तो कौन सा वन किस क्षेत्र में पाया जा रहा है, उसका सिर्फ एक एक लाइन में रीजन आपको पता चल गया क्या? पर्वतीय वन, पर्वतों की उपस्थिति के कारण, यहाँ पे जो कटीले वन है मरुस्थल की वजह से, मैंग्रोव फॉरेस्ट डेल्टाई क्षेत्र होने की वजह से, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन उष्णकटिबंध में तो है पर साल भर वर्षा ज्यादा नहीं होती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन उष्णकटिबंध में तो है पर मानसून में बारिश तो होती है, इसके अलावा यहाँ साल भर बारिश होती रहती है, ठीक है, अलग अलग समय में। जैसे आपको पता है कि मुंबई में बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, कभी भी बारिश हो जाती है। वैसे ही दक्षिण भारत का क्षेत्र, तमिलनाडु केरल का क्षेत्र, यहाँ पे जो कल्चर है वो उसी हिसाब से डेवलप होता है। आपको पता है ना कि तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में ज्यादा करके लुंगी पहनते हैं, हल्के ढीले ढाले वस्त्र पहनते हैं, ठीक है। इसका रीजन क्या है कि वहां पे ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, वहां के हवा में नमी की मात्रा ज्यादा होती है, तो वहां पे अगर बहुत टाइट कपड़े पहनेंगे तो फंगल इन्फेक्शन की वजह से उनको इरिटेशन होने लगेगा। तो उनको क्या चाहिए? ढीले ढाले कपड़े चाहिए जहां पे उनका इवेपोरेशन बॉडी से होता रहे, ठीक है, बॉडी से पसीना जो है वो सूखता रहे हवा के फ्लो की वजह से, ठीक। तो हमको 5 जो हमको फॉरेस्ट पढ़ना है उनका मोटा मोटी लोकेशन हमको समझ में आ गया, कहां कहां पे क्या होंगे। एक और चीज, अभी मैंने आपसे कहा कि पर्वतीय क्षेत्र ऐसे एरिया होते हैं, ऐसे क्षेत्र होते हैं जहां पे आपको लगभग सभी प्रकार के वन मिल जाएंगे, ठीक है। पर्वतीय क्षेत्र के नीचे का एरिया जो होगा, जो मैदानी क्षेत्र होगा, वहां पे आपको सदाबहार वन भी मिल जाएंगे और पर्णपाती वन भी मिल जाएंगे। उनका रीजन क्या है? यही रीजन है जो हमने यहां पे डिस्कस किए, ठीक है। उसके बाद में अगर थोड़ा सा ऊपर चलेंगे तो यहां पे आपको पर्वतीय वन, जो कि पर्वतों का जो एक बेसिक फीचर है, वो भी मिल जाएगा। उसके बाद कटीले वन भी कुछ पर्वतों में देखने को मिलते हैं। इसका रीजन क्या है? पर्वतों का फॉर्मेशन किस टाइप से हुआ है। अगर वो ऐसे चट्टानों से बने हैं जहां पे ज्यादा ह्यूमस की मात्रा नहीं है, ज्यादा उपजाऊ मिट्टी नहीं है, तो वहां पे कटीले वन भी आपको देखने को मिलेंगे। ज्वारी या मैंग्रोव वन जनरली देखने को नहीं मिलते, क्योंकि ये बेसिक फीचर कहां पे है? दलदली क्षेत्रों में पाए जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में जैसे जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जाएंगे तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के हमें ठंडे वनों में, ठंडे प्रदेश में पाए जाने वाले फॉरेस्ट या आपके ट्री मिलते जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम एक एक करके देखना शुरू करेंगे और एक एक करके इसको नोट करना शुरू करेंगे। आपने सबसे पहला हेडिंग डाला होगा भारत में वन या फॉरेस्ट कवर इन इंडिया। अब यहाँ से कुछ वन लाइनर फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में कभी कभी पूछे जाते हैं, जैसे कि 2-3 साल पहले पीएससी में ये वाला प्रश्न पूछा था, ठीक है। जिन्होंने 2-3 साल पहले कोई पीएससी का दिया होगा एग्जाम, तो उनको ये प्रश्न वहां पे मिला होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा भारत में वन या फॉरेस्ट कवर इन इंडिया, और उसमें सबसे पहला नोट करिएगा भारत में वन रिपोर्ट
जारी करने वाली संस्था, भारत में वन रिपोर्ट जारी करने वाली संस्था। ठीक है, तो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग के द्वारा ये आपका कह सकते हो कि रिपोर्ट हर दूसरे साल में जारी किया जाता है। और अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट है वो है 17वां रिपोर्ट जो 2021 में आया है। और सबसे पहला रिपोर्ट आया था 1987 में। यहाँ पे दोनों डेट्स को याद रखेंगे, दोनों डेट पे कंफ्यूज नहीं होंगे। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, इसका गठन हो चुका था 1981 में, लेकिन बहुत टाइम तक क्योंकि कोई प्लान नहीं होता है, किसी नई जब बॉडी फॉर्म होती है, किसी नए विभाग का गठन होता है, तो पता नहीं होता कि इस तरीके से काम करना है, क्या काम करना है। तो इन्हें अपना पहला रिपोर्ट सबमिट करने में कुछ समय लग गया, कुछ वर्ष लग गए। 1987 में इन्होंने पहला रिपोर्ट अपना सबमिट किया और उसके बाद में हर 2 साल में एक बार ये रिपोर्ट जारी किया जाता है। ठीक है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय वन सर्वेक्षण, 1981 में इसको फॉर्म किया गया था। इसका हेडक्वार्टर देहरादून में है। पहला रिपोर्ट 1987 में जारी किया गया था, जबकि गठन हुआ है 1981 में। और अभी हाल ही में 17वां रिपोर्ट जो कि 2021 में जारी किया गया है। उसके बाद में यहाँ पे जो परसेंट है बताया गया है कि भारत की वर्तमान स्थिति क्या है वृक्ष को लेकर के और पेड़ पौधे आपके वन एरिया को लेकर के, फॉरेस्ट और वृक्षों से संबंधित जो डेटा दिया गया है। जैसे कि भारत में वर्तमान में 21.71% एरिया में फॉरेस्ट है, जबकि 2.9% एरिया में आपके ट्री कवर हैं। ट्री कवर कहने का मतलब है कि पेड़ों के बीच में डिस्टेंस ज़्यादा है। ट्री कवर और फॉरेस्ट कवर में डिफरेंस क्या है? डेंसिटी का, कितने घनत्व हैं। अगर बहुत ज़्यादा घनत्व है, बहुत लंबे एरिया में, बड़े एरिया में, इसको हम फॉरेस्ट के अंदर रखते हैं, जबकि दूर दूर अगर पेड़ है तो उनको हम सिंपल ट्री कवर या वृक्ष कहते हैं। वृक्ष कवर का मतलब यह है कि जैसे आप हाईवे में चल रहे हैं, हाईवे के दोनों ओर पेड़ लगा दिए गए हैं, उस पूरे हाईवे के आसपास को एरिया को हम जंगल या वन नहीं कह सकते। ठीक है, उसको क्या करेंगे, एक अलग फॉर्मूले से निकालेंगे कि कितने एरिया में कितना पेड़ लगा हुआ है। उसके हिसाब से हम क्या करेंगे कि पूरे भारत में इतने पेड़ हैं, मतलब भारत के इतने एरिया में ट्री कवर है। ठीक है, और क्योंकि फॉरेस्ट एक बड़ा एरिया में आता है, उसको कैलकुलेट करना आसान होता है। और आजकल क्योंकि सारा कुछ आपके सैटेलाइट मैपिंग के थ्रू हो जाता है, तो ये और आसानी से डेटा आपको एक्यूरेटली मिल जाता है। ठीक, हालांकि अगर देखा जाए भारत में वनों की जो कुल प्रतिशत है वो है 21.71, लेकिन लक्ष्य रखा गया था लगभग 33%। किसी भी देश में वैसे लक्ष्य रखा जाता है कि उस देश के कम से कम 33% भाग पर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए, पर भारत की वर्तमान स्थिति क्या है? 21.71% भाग पर ही वन पाए जा रहे हैं। ठीक है, इसको धीरे धीरे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। ठीक, इसके बाद में ये जो कुछ डेटा है अलग अलग राज्यों के हिसाब से कौन कौन से राज्य में कितना प्रतिशत एरिया में फॉरेस्ट है। अगर एरिया के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर मध्य प्रदेश में है, उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में। प्रतिशत के हिसाब से बात करें तो सबसे ज़्यादा प्रतिशत मिजोरम में है और उसके बाद में अरुणाचल प्रदेश में। आंध्र प्रदेश नहीं करेंगे ना इसको, अरुणाचल प्रदेश है प्रतिशत के हिसाब से। मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एरिया के हिसाब से, वर्ग किलोमीटर के हिसाब से, और मिजोरम और अरुणाचल यहाँ पे जो है वो है प्रतिशत के हिसाब से, टोटल एरिया में कितने प्रतिशत भाग पर फॉरेस्ट है। सबसे कम फॉरेस्ट कहाँ पे है? हरियाणा में। देश में सबसे कम फॉरेस्ट हरियाणा में है। ये जो सभी डेटा है अभी आपके रीसेंट एग्जाम के लिए काम आ सकते हैं, सभी 2021 के रिपोर्ट के आधार पर हैं। ठीक, तो अभी जो हो सकता है कुछ किताब अगर आप पुरानी जो किताबें पढ़ रहे होंगे 2019 के हिसाब से वहाँ पे डेटा मिलेगा, पर ये डेटा आपको काम आ सकता है 2021 के हिसाब से है। नेक्स्ट, क्योंकि अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्कीम चल रहा होता है, अलग अलग प्रयास चल रहे होते हैं वहाँ पे फॉरेस्ट कवर को इंक्रीज करने के लिए, वन में वृद्धि करने के लिए। और इसी श्रेणी में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कहाँ पे बढ़ा है? आंध्र प्रदेश में 647 किलोमीटर का एरिया यहाँ पे ऐड हुआ है। आंध्र प्रदेश में
647 किलोमीटर का एरिया ऐड हुआ है फॉरेस्ट कवर के अंदर का। सबसे ज़्यादा वन वृद्धि आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। कुछ ऐसे केंद्रीय स्तर पर बनाए गए कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जिनके बारे में हम आगे देखेंगे, और इसी में ही सबसे पहला है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसको भी, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? देहरादून में। नेक्स्ट है वन प्रबंधन संस्थान फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। ये कहाँ पे है? भोपाल में। नाम याद रखिएगा भाई, कहाँ कहाँ पे है उसका हेडक्वार्टर। देहरादून वाला क्योंकि प्रश्न एक बार पूछा जा चुका है, आपको बाकी के जगह भी याद रखने हैं, हेडक्वार्टर याद रखने हैं। फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट कहाँ पे है? भोपाल में, मध्य प्रदेश में। उसके बाद में वन लाइनर फैक्ट के तौर पे याद रखिएगा, विश्व वन दिवस, वर्ल्ड फॉरेस्ट डे कब मनाया जाता है? 21 मार्च, 21 मार्च को मनाया जाता है। इक्कीस मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट, वन संरक्षण अधिनियम। अलग अलग देशों में फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए अलग अलग लॉ बने हुए हैं, वैसे ही भारत में जो कंजर्वेशन के लिए एक्ट बना हुआ है उसको कहा जाता है वन संरक्षण अधिनियम। और इसका डेट याद रखिएगा कि ये एक्ट कब आया था या कब पास हुआ था? 1980 में। फॉरेस्ट कंजर्वेशन या फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट 1980। नेक्स्ट है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण में क्या डिफरेंस है? हाँ, मतलब अगर मैं एक वेन डायग्राम बनाऊं तो आप बता पाओगे क्या कि कौन सा पहला वाला है और कौन सा सेकंड वाला? ये जो अंदर का है ये वन संरक्षण अधिनियम होना चाहिए या पर्यावरण? मतलब वन संरक्षण जो है वो एक लिमिटेड टॉपिक को कवर कर रहा है, जबकि पर्यावरण संरक्षण जो है वो ब्रॉड एरिया को कवर कर रहा है। ठीक है, मतलब पर्यावरण संरक्षण के अंदर आपका फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट भी शामिल हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। जो जंगली जीव हैं इनके अवैध व्यापार को, अवैध शिकार को रोकने के लिए वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये भी लाया गया था भारत में 1972 को। जनरली इनमें ईयर पूछ किया जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। अच्छा, किसी जगह पर कोई कारखाना लगाना है, उसको पहली प्राथमिकता क्या है कि किस एक्ट के अंदर उसको परमिशन लेना पड़ेगा? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम के अंदर। ठीक है, उसके बाद में अगर वो फॉरेस्ट एरिया को भी इंक्रोच कर रहा है तो वन संरक्षण अधिनियम, और उस कंपनी के या उस फैक्ट्री के लगने से अगर वहां पे वन्य जीवों को भी नुकसान हो रहा है तो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर भी उसको कवर किया जाएगा। जनरली ये जो एक्ट है वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये किन किन चीजों को कवर करता है? तो जंगली जीवों के अवैध शिकार को कवर करता है, इनका जो अवैध शिकार है, इसके अलावा इनकी खरीद फरोख्त, कालाबाजारी, इनकी बिक्री और इनकी कालाबाजारी। जैसे कुछ जीवों के कुछ शरीर के अंगों को निकाल करके ब्लैक मार्केट में इसलिए बेचा जाता है कि वो हो सकता है कुछ आयुर्वेदिक दवा के रूप में काम आए। ये सारी चीजें किसके अंदर कवर होती हैं? वन्य जीव संरक्षण अधिनियम के अंदर। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, हाँ, वो तीनों चीज़ों को ध्यान रखता है। वहाँ पे फॉरेस्ट को कितना लॉस हो रहा है, पहली चीज़ कि उसको गठित क्यों किया गया है। तो ये देखा गया कि बहुत सारे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो हैं वो दो चीज़ों से अटक जाते हैं। या तो उनको इन्वायरमेंट की तरफ से क्लियरेंस नहीं मिल पाता, ठीक है, मतलब हो सकता है कि वो पर्यावरण का नुकसान कर रहे हैं और उसके लिए उनको कहाँ पे जाना है, कहाँ पे अप्लाई करना है पता नहीं होता है। ठीक है, तो एक जो आपने बताया कि एनजीटी जो आया था नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, वो ये बताएगा कि कौन सा जो कंपनी है, कौन सा जो कारखाना है वो कितना उत्सर्जन करने का क्षमता रखता है और उसके हिसाब से उसको अलाउ करना है कि नहीं करना है, परमिशन देना है कि नहीं देना है।
ठीक है। एनजीटी जो है वो कई चीज़ों को ध्यान रखेगा वहाँ पे, क्या वो नदियों को पोल्यूशन कर रहा है, एयर पोल्यूशन कर रहा है, जंगलों को काट रहा है, हर तरीके से उसको ध्यान दिया जाएगा। सर ये मुंबई दिल्ली वाला जो हाईवे बन रहा था उसमें वो क्या बोलते हैं, मतलब जो वन्य जीव है उसमें कुछ टनल पास बनाया गया था। हाँ, एनजीटी ने वहाँ पे ये कह सकते हो कि आदेश दिया था कि जानवरों को मूवमेंट के लिए, जैसे कि मान लीजिए एक बड़े से फॉरेस्ट एरिया के आसपास से अगर आपको जंगल बनाना है, फॉरेस्ट एरिया से आप एक हाईवे बना रहे हैं, ये पूरा फॉरेस्ट एरिया था, यहाँ से आप हाईवे बना रहे हैं। अगर आप फॉरेस्ट एरिया के बीच से हाईवे बना रहे हैं, मतलब जाहिर सी बात है यहाँ पे जानवर जो है वो कभी ना कभी मूवमेंट कर रहे होंगे और इनके यहाँ पे वाहनों से टकरा के इनकी मृत्यु होने की संभावना भी होगी। इसीलिए क्या किया गया कि एक एरिया ऐसा बना दिया गया इस हाईवे के ऊपर से जहाँ से उनका मूवमेंट आसानी से हो सके, और नीचे का जो आपका एरिया है वो टनल के तौर पे बन गया। मतलब गाड़ियाँ उस टनल के अंदर से मूवमेंट करेंगी और जानवर जो है वो इसके ऊपर से मूवमेंट कर सकेंगे। ठीक, नेक्स्ट, जैव विविधता अधिनियम, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002। कोई भी वन या जंगल तभी है जब वहाँ पे अलग अलग प्रकार के जीव पाए जाते हैं। जैसे कि आजकल एक कॉन्सेप्ट होता है, जैसे कि सपोज कोई कंपनी जो है कुछ फॉरेस्ट एरिया इंक्रोच कर रहा है और वहाँ पे अपना फैक्ट्री डालना चाह रहा है, तो कंपनी क्या कहता है कि हम यहाँ से पेड़ जितना उखाड़ेंगे उतना ही पेड़ किसी और जगह पे लगा देंगे। ठीक है, आजकल ये कॉन्सेप्ट बड़ा चर्चा में है, फेमस है कि कंपनियां क्या कहती हैं कि हम जहां से सपोज 100 पेड़ एक जगह से उखाड़ रहे हैं अपनी कंपनी स्टैब्लिश करने के लिए, तो किसी दूसरी जगह पे हम 100-200 पेड़ लगा देंगे। पर क्या वो वहां पे वैसा डाइवर्सिटी, वैसी विविधता लगा पाएंगे क्या? मतलब वहां पे सपोज वहां पे अलग अलग प्रकार के 100 पेड़ थे, 20-25 प्रकार के, क्या वो सभी 20-25 प्रकार के पेड़ अलग जगह सर्वाइव कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कंपनियां जो है वो सिर्फ 1 या 2 प्रकार के अलग अलग पेड़ जो है वो वहीं पे लगा दे, 100 पेड़ लगा दे, पर वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। और वहां पे जो जीव जंतु थे, क्या उसको वहां पे लाया जा सकता है? नहीं लाया जा सकता, वो भी वहां पे सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। इन सभी चीजों को देखते हुए ये अधिनियम भी लेके आया गया, बायोडाइवर्सिटी एक्ट 2002, जैव विविधता अधिनियम। इसमें किसी भी स्थान की विविधता को भी महत्व दिया जाता है कि वहाँ पे कौन कौन से अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं। न सिर्फ जीव जंतु पेड़ पौधे, कौन कौन से प्रकार के वहाँ पे कीट पतंग ये सब भी पाए जाते हैं। ठीक है, इन सभी को वहाँ पे ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट है भारत में वन महोत्सव फॉरेस्ट के प्रति अवेयरनेस के नाम से ही शुरू किया गया था, ताकि देश के लोगों को भारत में वनों के संबंध में जागरूकता हो सके। और इसके जनक कौन थे? के.एम. मुंशी। आपको ये चीज़, ये नाम आपको पॉलिटी या कॉन्स्टिट्यूशन के क्लास में भी पढ़ने को मिलेगा। जुलाई के प्रथम सप्ताह में वन महोत्सव मनाया जाता है। ठीक, उसके बाद में एक प्रश्न जो आपको न सिर्फ पीएससी व्यापम में बल्कि एसएससी रेलवे में प्रश्न पूछा जाता है, चिपको आंदोलन के बारे में। ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा। चिपको आंदोलन और नर्मदा बचाओ आंदोलन, ये दोनों काफी चर्चा में थे, एक लंबे समय तक चर्चा में रहे हैं और प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। चिपको आंदोलन 1973 में शुरू किया गया था। चमोली गांव, जो कि उत्तराखंड का एक गांव है, चमोली गांव में, यहां से इसको शुरू किया गया था। क्यों किया गया था? वही चीज है, डेवलपमेंट एक्टिविटीज के नाम पे यहाँ पे बहुत सारे पेड़ों को काटने का प्रपोजल रखा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था कि वहां से पेड़ काटेंगे और दूसरी जगह पे पेड़ लगा देंगे। दूसरी चीज, वहां पे जो स्थानीय निवासी हैं उनको जॉब वगैरह भी देंगे। ये सारा प्रपोजल रखा गया था। उसके बाद में क्या किया गया कि जैसे कि कुछ पर्यावरणविद हैं, ये सुंदरलाल बहुगुणा जो है वो पर्यावरणविद हैं। इनको पता है कि कमर्शियल एक्टिविटीज की वजह से आप जंगल नष्ट तो कर सकते हो, पर वैसा जंगल दूसरी जगह पर नहीं बना पाओगे। तो सुंदरलाल बहुगुणा पढ़े लिखे व्यक्ति थे, पर्यावरण के संबंध में इनको बहुत अच्छी जानकारी थी। इन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। समाज सुधारक भी थे, आप कह सकते हो कि समाज कल्याण के लिए काम कर रहे थे। तो सुंदरलाल बहुगुणा जो कि पर्यावरणविद है, इन्होंने इस प्रपोजल को रिजेक्ट किया और इनके खिलाफ, इस प्रपोजल के खिलाफ एक एक्टिविटी शुरू की जिसको कहते हैं चिपको आंदोलन। इसमें क्या किया गया, उस गांव की जितने भी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, वो सभी जा करके पेड़ों से चिपक जाते थे ताकि उनको काटने से रोका जा सके। ठीक है, इसी में ही एक महिला जो कि
एक्टिवली पार्टिसिपेट की थी, इनका भी नाम याद रखिएगा, गौरा देवी। गौरा देवी और सुंदरलाल बहुगुणा दोनों किस मूवमेंट से संबंधित हैं? चिपको आंदोलन से। चिपको आंदोलन किस जगह पर सबसे पहले शुरू किया? चमोली, उत्तराखंड में। इसी तरीके का एक और आंदोलन है नर्मदा बचाओ आंदोलन। हमने लास्ट क्लास में या सेकंड लास्ट क्लास में एक प्रोजेक्ट के बारे में पढ़ा था, सरदार सरोवर डैम, याद है? सरदार सरोवर डैम। इसी सरदार सरोवर डैम से संबंधित है आपका नर्मदा बचाओ आंदोलन। ये जो डैम का प्रपोजल था, मैंने बताया था कि इसका शुरुआत कब हुआ था? 1961 में इसको शुरू किया गया था। 1961 में जो इसको शुरू तो किया गया था, पर यहाँ पे लगभग इसकी फंडिंग स्टार्ट हुई थी, फंडिंग और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ था 1978 के आसपास। ठीक है, अब इस दौरान क्या हुआ, ये चीज़ देखने को मिला कि डैम कंस्ट्रक्शन के लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को ख़त्म किया गया है, वहाँ से जो भी आदिवासी समूह थे उनको विस्थापित किया गया है, और ठीक से विस्थापित भी नहीं किया जा रहा था, उचित कंपनसेशन भी नहीं दिया जा रहा था। इन सभी के विरोध में मेधा पाटेकर, इन्होंने क्या किया, सरदार सरोवर डैम को हटाने के लिए, उसको वो प्रोजेक्ट बंद करवाने के लिए जो आंदोलन चलाया था, इसी को हम कहते हैं नर्मदा बचाओ आंदोलन। ठीक है, इसमें 2-3 नुकसान क्या क्या था? पहला, फॉरेस्ट जितना भी था काटा जा रहा था। दूसरा चीज़, फॉरेस्ट वाला जितना भी लैंड एरिया था पूरा पानी में डूबने वाला था। तीसरा चीज़, पानी में तो डूब रहा था, इस सरदार सरोवर डैम का हाइट बढ़ाने से, फ्यूचर में जब भी इसका हाइट बढ़ाते तो और ज़्यादा एरिया को पानी में डुबा देता। तीसरी चीज़, यहाँ पे जितने आदिवासी थे उनको ठीक से विस्थापित नहीं किया गया था और इनको प्रॉपर कंपनसेशन नहीं दिया गया था। इन सभी के विरोध में चला था नर्मदा बचाओ आंदोलन। उसके बाद में है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में भी कुछ प्रोजेक्ट चल रहे हैं क्या? छत्तीसगढ़ में कितने प्रोजेक्ट टाइगर चल रहे हैं? कितने जगहों पे? 3 जगहों पे। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर जैसा इसके नाम से ही समझ में आ रहा है, टाइगर के संरक्षण के लिए, बाघों के संरक्षण के लिए ये प्रोजेक्ट शुरू किया गया है। भारत में या पूरे विश्व में एशिया ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे बहुत सारे बाघों के वैरायटी मिलती थी, और कुछ ऐसे बाघ थे जो कि सिर्फ भारत में पाए जाते थे। इन्हीं बाघों के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था 1973 में, और इसका सबसे पहला बाघ संरक्षण क्षेत्र कौन सा था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान में इसको सबसे पहले शुरू किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर 1973 में। नेक्स्ट है फॉरेस्ट पॉलिसी। फॉरेस्ट पॉलिसी या कोई भी किसी भी मुद्दे पर जो पॉलिसी बनाया जा रहा है, इसका रीज़न क्या है? पॉलिसी बनाया क्यों जाता है? ताकि उसको वायलेट किया जा सके, कोई भी पॉलिसी बना के उसको तोड़ा जा सके। फॉरेस्ट पॉलिसी बनाने का उद्देश्य, जैसा हम पिछले सभी टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं, पर्यावरण संरक्षण, जैव विविधता का संरक्षण, वन्य जीवों का संरक्षण, ठीक है, और इसके अलावा वहाँ पे जो लोकल ट्राइब्स हैं उन सभी को प्रॉपर राइट मिल सके। ठीक है, इन सभी रीजंस के साथ में बनाया गया था फॉरेस्ट पॉलिसी। पहला जो फॉरेस्ट पॉलिसी था 1952 में आया था, और जो प्रेजेंट में जो चल रहा था, जो सबसे लेटेस्ट है, ये कौन सा है? 1988 का। इसी के अंतर्गत मैंने आपसे एक चीज़ डिस्कस किया था कि भारत में जो टारगेट है वो मिनिमम 33% फॉरेस्ट कवर का टारगेट है हमारा। अभी कितना है? 21-22% के आसपास, 21.71% के आसपास हमारा फॉरेस्ट कवर है। इसको 33% लाने का टारगेट है। ठीक है, कोई भी देश अपने अपने हिसाब से, वहाँ की ज्योग्राफिकल कंडीशन के हिसाब से, पब्लिक डिमांड के हिसाब से अलग अलग फॉरेस्ट पॉलिसी बनाते हैं, और हमारे यहाँ सबसे पहले 1952 में बना था, लेटेस्ट 1988 का जो है चल रहा है। उसके बाद इंग्लिश के 2 टर्म है, वैसे पर्यावरण में ये शब्द हमको पढ़ने को मिलते हैं, फ्लोरा एंड फोना। फ्लोरा का मतलब वहाँ पे आपके वनस्पतियों से है, और फोना का मतलब होता है जीव जंतु। फ्लोरा एंड फोना इन्वायरमेंट का एक शब्द है, पूछा जा सकता है कि फ्लोरा का किस चीज़ से संबंधित है। फ्लोरा का मतलब है फॉरेस्ट, और फोना का मतलब जीव जंतु। नेक्स्ट मेन हेडिंग डाल दीजिएगा,
भारत में वनों के प्रकार, एक मेन हेडिंग डाल दीजिएगा, भारत में वनों के प्रकार। अभी तक हम मिसलिनियस चीजें देख रहे थे, फॉरेस्ट से संबंधित क्या क्या डेवलपमेंट हैं, किस किस तरीके की पॉलिसी है, कौन कौन से स्कीम्स चल रहे हैं। ठीक है, जैसे मैंने शुरुआत में आपको बताया था कि फॉरेस्ट दो चीज़ों पे ज़्यादा डिपेंड होते हैं। एक तो आपके क्लाइमेट में अगर बात करें तो तापमान और वर्षा। भारत में वनों के प्रकार की सबसे पहले अगर चर्चा करें तो सबसे पहला हेडिंग डाल दीजिएगा। सबसे पहला प्रकार जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। सदाबहार वन का कुछ फैक्टर बताइएगा, किस किस आधार पे सदाबहार वन पाए जाएंगे। वर्षा सबसे ज्यादा होती हो, साल भर वर्षा की स्थिति रहती हो, ऐसे क्षेत्रों में आपका उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं। ठीक है, इसको रेन फॉरेस्ट भी कहा जाता है। साल भर यहाँ पे वर्षा की मात्रा गिरती रहती है, साल भर वर्षा यहाँ पे प्राप्त होती है। लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा होगी। जहां पे ज्यादा वर्षा है, ज्यादा पेड़ है, वहां पे जैव विविधता भी ज्यादा होगी, डेंसिटी भी ज्यादा होगी। क्यों? क्योंकि वहां के फॉरेस्ट कंटिन्यू सरवाइव कर रहे हैं। और इसका एरिया पूछा जाए तो कहां कहां पे है, ये पूरा एरिया आप अगर अपने दिमाग में मैप इमेजिन कर पा रहे हो तो ऐसा एरिया है जहां पे पानी लगातार मिल सकता है। ठीक है, वेस्टर्न घाट में आपके अरब सागर की तरफ से वर्षा होगी, अंडमान निकोबार द्वीप में चारों तरफ से वर्षा हो सकती है, लक्षद्वीप द्वीप समूह है, चारों तरफ से वर्षा के लिए उसको संभावना है। शिलोंग प्लेटू जो है वो आपका जो अरब सागर से चलने वाली जो वर्षा आपका जो मानसूनी पवनें हैं वो कहाँ पे टकराती हैं जाके, इधर उत्तराखंड आपका हाँ मेघालय प्लेटू से होते हुए वहां पे टकराती हैं। और यहीं पे हमने एक चर्चा किया था, कौन कौन से 3 पर्वत श्रेणियां थी, गारो, खासी, जयंतिया। सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र खासी में भी चेरापूंजी या मासिनराम। ठीक है, गारो, खासी, जयंतिया, खासी में सबसे ज्यादा वर्षा होता है। इसीलिए शिलोंग प्लेटू भी ऐसा एरिया है जहां पे आपके सदाबहार वन पाए जाएंगे। सदाबहार वनों में पेड़ अपने पत्तियां गिराते हैं या नहीं गिराते? और पतझड़ में? तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? आराम से, इत्मीनान से। दोनों में डिफरेंस मैंने कुछ बताया था क्या? पर्णपाती वन और सदाबहार वन। ठीक है, और पतझड़ वाले वन? अच्छा, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या हुआ? दोनों ही उष्णकटिबंधीय वन है, तो दोनों में डिफरेंस क्या हुआ? एक को मैंने कहा सदाबहार वन है और एक को पर्णपाती वन है। आराम से, लोड नहीं लेना। याद आ रहा है क्या? याद नहीं आ रहा है? आपको याद आ रहा है क्या? मैं दोनों में क्या डिफरेंस था? एक पतझड़ वन था, एक सदाबहार वन था। हाँ, और इसमें सेकंड वाले में, पतझड़ वाले में एक साथ गिर जाते हैं। ठीक है, वर्ष का कुछ समय ऐसा होता है जब पेड़ अपनी पूरी पत्तियां एक साथ गिरा देते हैं, जबकि सदाबहार वन में एक एक करके गिरते रहते हैं, हमेशा पेड़ हरा भरा ही दिखाई देता है। ठीक है, और इसके कुछ एग्जाम्पल हैं। कुछ एग्जाम्पल: रोजवुड, एबोनी, महोगनी, रबड़, बांस। एक और आपको थोड़ा सा एफर्ट लगाना पड़ेगा या याद करना पड़ेगा कि कौन सा वृक्ष किस कैटेगरी का है। ठीक है, इसके लिए थोड़ा सा रटंत विद्या की जरूरत पड़ेगी। आपको ये याद करना पड़ेगा कि कौन कौन सा वृक्ष कौन से कैटेगरी के अंदर आता है। रोजवुड, एबोनी, महोगनी, रबड़, बांस, ये सभी कैसे एरिया में पाए जाएंगे? सदाबहार वनों के अंदर। ठीक है, यहां तक अगर हो गया होगा तो सेकंड टाइप का फॉरेस्ट नोट कर लीजिएगा। यहां तक हो गया क्या सभी का? कुछ छूट गया है? ठीक, जिनका हो गया है सेकंड हेडिंग डाल दीजिएगा, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट।
हो गया पहला वाला। सेकंड हेडिंग डाल दीजिएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। मैंने जो जो फैक्टर्स की चर्चा की थी, जिन जिन कारकों की चर्चा की थी, लगभग वही चीजें हैं यहाँ पे। डेसिडियस या पर्णपाती वन का एक फैक्टर क्या था, यहाँ पे वर्षा ज्यादा होगा या कम होगा, वर्षा कम है। यहाँ पे पत्ते साल भर रहेंगे या गिर जाएंगे, पत्ते एक समय के बाद में लगभग सारे पत्ते एक साथ गिर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा इसमें आप चाहो तो इसको वापस से दो पार्ट में कैटेगराइज करके नोट कर सकते हो, या सिर्फ इसको वर्षा के आधार पर इसको कैटेगराइज किया गया है, इसको नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। इसके अलावा किस क्षेत्र में पाए जाते हैं, तो मध्य भारत में, मध्य भारत वाले क्षेत्र में पाए जाएंगे। ठीक है। जो एक सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो ये है, भारत में सबसे ज्यादा कौन से वन पाए जाते हैं, पर्णपाती वन पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय तो हैं पर पर्णपाती हैं या सदाबहार वन है, पर्णपाती वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं भारत में। सदाबहार वन उत्तर भारत की विशेषता है या दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत में भी, मध्य भारत आपके प्रायद्वीपीय भारत में, मध्य भारत में है या दक्षिण भारत में, प्रायद्वीपीय भारत के अंदर मध्य वाले हिस्से में है या दक्षिण वाले हिस्से में है, दक्षिण वाले हिस्से में। हाँ, ये इसी आपके पर्णपाती वाले एरिया में, मतलब जो मध्य भारत वाला हिस्सा है वहीं पे रेन के हिसाब से वहां पे कैटेगराइज किया गया है। जहां पे 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा हो रही है वहां पे ज़्यादा कह सकते हो कि मॉइस्चर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। जहां पे 70 से 100 सेंटीमीटर की वर्षा हो रही है वो शुष्क रीजन में आ जाएगा, और जहां पे 70 से भी कम वर्षा हो रही है, 70 सेंटीमीटर से, ये किस क्षेत्र में आता है, मरुस्थलीय क्षेत्र में आ जाता है, ठीक है। 70 से 100 सेंटीमीटर शुष्क, 70 से कम आपका मरुस्थलीय क्षेत्र, और 100 से 200 सेंटीमीटर मॉइस्ट या आर्द्र वन, ठीक है। इस उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में ये दोनों चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, और खास करके भारत में जो सबसे ज्यादा मिलता है, ये वाला पॉइंट विशेष रूप से याद रखिएगा। ठीक है। इतना होने के बाद में थर्ड नोट कर लीजिएगा, कांटेदार वन। कुछ बचा है, हाँ, सदाबहार वन। सदाबहार वन मानसूनी वन इसलिए है क्योंकि यहां पे आपको साल भर पानी गिरता रहता है। सदाबहार वन, हाँ, क्या चीज, दोनों, इनको पानी की सप्लाई, मैप में देखिएगा पहला वाला, ये पूरा एरिया मानसूनी क्षेत्र में ही आता है। जो मैप में मैंने बात किया था, ये वाला एरिया पूरा, ये पूरा ही मानसून से ही प्रभावित एरिया है। मानसून की वजह से ही यहाँ पे पेड़ों की उपस्थिति है, ठीक है। जो सेकंड वाला है, जो पर्णपाती वन है, इसको आप मानसूनी नहीं कहेंगे तो चलेगा, पर ये वाला एरिया प्रॉपरली मानसूनी वन है, ठीक है। इनके अलग अलग नाम बहुत सारे मिलेंगे, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया था आपको, उष्णकटिबंधीय वन, सदाबहार वन कहते हैं इसको, और विषुवतीय वन भी कहते हैं, विषुवत रेखा के ज़्यादा करीब है। उष्णकटिबंधीय, मानसूनी वन या पर्णपाती वन या पतझड़ वन, ये सभी नाम किसके हैं, जो कि सेंट्रल आपके भारत वाले एरिया है। ये वाला एरिया जो है वो प्रॉपरली किस नाम से जाना जाता है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन, पतझड़ वन, पर्णपाती वन, ठीक है। इन सभी नामों से जानते हैं इसको। मानसून की वजह से ही इस पूरे रीजन में आपका वनस्पतियों की उपस्थिति है। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट। अच्छा, जो इसको लिखेंगे इसको THORN है, ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट, कांटेदार वन।
ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या थॉर्नी फॉरेस्ट। हो गया यहां तक। नेक्स्ट है कांटेदार वन या थॉर्नी फॉरेस्ट। बैर नहीं है असल में, ये खैर है। बैर नहीं लिखते वैसे, उसको बेर लिखते हैं ना, ठीक है। ये खैर है, आंवला, पीपल, खैर। नेक्स्ट है ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट या कांटेदार वन। ठीक है, सबसे पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया था, मानसून या बारिश की उपस्थिति 70 सेंटीमीटर से कम है। किस रीजन में आएगा? आपका मरुस्थलीय क्षेत्र में। ठीक है, इन वृक्षों की पत्तियों के बारे में एक प्रश्न पूछा गया था। जैसे कि प्रश्न में एक स्टेटमेंट दिया था कि एक ऐसा क्षेत्र जहां पे वृक्षों की पत्तियों पर मोम जैसी परत होती है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऐसे क्षेत्र जहां पे पत्तियों में मोम जैसी परत होती है, किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ये जो ट्रॉपिकल थॉर्न फॉरेस्ट है, इसी में ही एक पेड़ आपने पढ़ा होगा, नागफनी। नागफनी ये सभी ने देखा भी होगा, मेरे ख्याल से लगभग सभी ने नागफनी का पौधा देखा होगा। इसका जो पौधा है, पत्तियां लगभग इस ऐसे गोल गोल ब्रांचेस के जैसी होती हैं। ठीक है, ऐसा मोटा सा तना होगा, इसी के आसपास इस तरीके से कई सारे इसकी जो ब्रांचेस है वो निकली होती हैं। और इन्हीं जब पत्तियों कह लो या तना कह लो, इसको जब आप देखोगे तो ये पत्तियां बहुत मोटी होंगी और इनमें ऊपर में वैक्स या मोम जैसा परत होता है और इन पे बिल्कुल छोटे छोटे कांटे जैसी आकृतियां उभरी होती हैं। ठीक है, ये सभी चीजें किस लिए हैं? वाष्पीकरण से बचाने के लिए। ठीक है, ये सभी चीजें इसलिए हैं ताकि उसमें वाष्पीकरण ज्यादा न हो सके। ठीक है, और इन पौधों की पत्तियों में कांटे खूब पाए जाते हैं। इसके कुछ एग्जाम्पल हैं, खजूर, बेर, बबूल, खेचड़ी। ये जो खेचड़ी है वो आप राजस्थान वाले एरिया में एक जगह का नाम है खेतड़ी, तांबे के लिए फेमस है। ठीक है, और खेचड़ी जो है वो पेड़ का नाम है। ठीक है, खेतड़ी और खेचड़ी, खिचड़ी मत पका देना दोनों में। ये चक्की का च है और ये तराजू का त है। एक में है खेचड़ी और एक है खेतड़ी। खेचड़ी पेड़ का नाम है, खेतड़ी जगह का नाम है जहां पे तांबा मिलता है, राजस्थान में। ठीक, ये तीसरा प्रकार कंप्लीट हो गया। इसमें जो प्रमुख वृक्ष हैं, खजूर, बेर, बबूल, ऐसे जो भी ट्री जो आप आसपास देखते हैं जहाँ पे पेड़ की पत्तियां जो है वो कांटेदार हो गई हैं, वो सभी इस थॉर्न फॉरेस्ट के अंदर आएगा। गुलाब कैसा होना चाहिए? कांटेदार है, थॉर्नी फॉरेस्ट के अंदर आता है। वैसे वो फॉरेस्ट नहीं है, वो आपके गार्डनिंग का हिस्सा है, पर एक्चुअल में अगर उसको उगाया जाएगा तो वहां पे उग सकता है। ठीक है, उसके बाद में ये तीन हमने कवर किए, एवरग्रीन, उसके बाद में सदाबहार, पर्णपाती और कांटेदार। जो चौथा है नोट कर लीजिएगा, ज्वारीय वन। चौथा फॉरेस्ट का टाइप है ज्वारीय वन। ज्वारीय वन के बारे में भी मैंने जो 2-3 पॉइंट आपको बताए थे मैप में डिस्कस करते समय, वही चीजें यहां पे याद रखिएगा। मैंग्रोव वन कहा जाता है इनको,
ठीक है, मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। कहाँ पे मिलेंगे? खारे पानी के आसपास। क्यों? जैसे कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी साफ पानी की झील है, साफ पानी की नदियां हैं, मीठे पानी का प्रवाह हो रहा है यहाँ से, और जैसे ही ये बे ऑफ बंगाल में मिलने के लिए एक डेल्टा का फॉर्मेशन करेंगी इस तरीके से, तो यहाँ पे बे ऑफ बंगाल का या बंगाल की खाड़ी का जो खारा पानी है, जो ज़्यादा नमकीन पानी है, वो भी यहाँ पे ज्वार की वजह से अंदर आ जाता है, और यहाँ पे नदियों का जो मीठा पानी है वो यहाँ पे प्रवाहित होता रहता है। मतलब इस एरिया में सॉल्ट की मात्रा इस एरिया की तुलना में कम होगी, इस एरिया की तुलना में ज़्यादा होगी, नदियों की तुलना में ज़्यादा होगी, पर समुद्र की तुलना में कम होगी। सिर्फ इसको क्या कहेंगे? खारे पानी की झील है, खारे पानी का एरिया है ये। ठीक, मैंग्रोव फॉरेस्ट ऐसे एरिया में है जहाँ पे खारे पानी की उपस्थिति है, दलदली क्षेत्रों की उपस्थिति है, डेल्टा की उपस्थिति है। ठीक है, नदियाँ जो समुद्र से मिलने से पहले अलग अलग धाराओं में बढ़ जाती है, इस क्षेत्र को हम कह रहे हैं डेल्टा। जैसे कि सुंदरबन का डेल्टा हो गया। सुंदरबन कहाँ पे फैला हुआ है? पूरे बंगाल वाले रीजन में, पश्चिम बंगाल और जो पूर्वी बंगाल था बांग्लादेश के नाम से जो आज हम जानते हैं, इस पूरे एरिया में सुंदरबन फैला हुआ है। इसके अलावा गुजरात में भी अगर आप मैप में अगर ध्यान कर पा रहे हो, साबरमती नदी अरावली से निकलती है, दक्षिण की तरफ बहती है, खंबात की खाड़ी के आसपास आपका अरब सागर मिल जाती है। पश्चिम की तरफ बहने वाली नदियों में नर्मदा हो गया, तापी हो गया, ऊपर माही हो गया, ये सभी अरब सागर में मिलती हैं और क्या फॉर्मेशन करती हैं? डेल्टा का फॉर्मेशन करती है। ठीक है, डेल्टा में ये 2-3 चीजें याद रखेंगे। बंगाल वाले क्षेत्र में इसको मैंग्रोव फॉरेस्ट कहा जाता है। इसके अलावा सुंदरबन कहाँ पे मिलता है? बंगाल वाले क्षेत्र पे मिलता है। सुंदरी नाम का एक वृक्ष है जिसकी वजह से उसको सुंदरबन कहा जाता है। ठीक है, बंगाल के टाइगर फेमस है। बंगाल टाइगर किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? तो इसी मैंग्रोव फॉरेस्ट वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। बंगाल टाइगर के बारे में एक खास चीज़ यह है कि ये बहुत अच्छे तैराक होते हैं, ये तैर के मछलियाँ भी पकड़ लेते हैं। ठीक है, जो वहाँ के मछुआरे नहीं कर पाते, वो बंगाल टाइगर तैर के बस खाते रहते हैं मछलियाँ। हाँ, ये इंसान को भी खा लेते हैं, तो मछलियाँ तो खा ही सकते हैं। रॉयल बंगाल टाइगर कहा जाता है इनको। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट हेडिंग डाल दीजिएगा पर्वतीय वन, माउंटेन फॉरेस्ट, पर्वतीय वन। पर्वतीय वन में ये वाला डायग्राम नोट कर लेंगे। पर्वतीय वन में आपको लगभग मैंग्रोव फॉरेस्ट को छोड़ करके लगभग सभी प्रकार के वन मिल सकते हैं। मैदानी क्षेत्रों में आपको पर्णपाती वन भी मिल जाएंगे, सदाबहार वन भी मिल जाएंगे। उसके बाद जैसे जैसे इनकी ऊंचाई बढ़ती जाएंगी, कांटेदार वन मिलते चले जाएंगे, और उसके बाद एक हाइट से ज़्यादा जब पहुंच जाएंगे तो यहाँ पे सिर्फ बेसिक जो काई या घास जैसे हैं, सिर्फ वैसे ही वनस्पतियाँ मिलेंगी, यहाँ पे कोई बड़े वृक्ष नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये डायग्राम नोट कर लीजिएगा, इसमें कई सारे डिटेल आपको मिल जाएंगे। बेस की तरफ या आपके पर्वत की तलहटी में जहाँ पे मैदान है वहाँ पे पर्णपाती वन और सदाबहार वन, ये दोनों मिल सकते हैं। पर्णपाती वन और सदाबहार वन ये दोनों मिल सकते हैं। जैसे जैसे ऊपर चलेंगे वैसे वैसे पौधों का या वनस्पतियों का प्रवृत्ति बदलता चला जाएगा, अलग अलग नेचर के आपके वनस्पतियाँ मिलेंगी। ठीक है, चौड़ी पत्ते वाले वन, उसके बाद में शंकुधारी वन, उसके बाद में टुंड्रा फॉरेस्ट। चौड़ी पत्ती वाले वन, उसके बाद में और ऊपर चलेंगे तो शंकुधारी वन, इस तरीके से जहां पे बर्फ इसमें सेटल ना हो सके, बर्फ यहां से फिसलता रहे लगातार। अदरवाइज इसमें अगर इस पेड़ में बहुत ज्यादा बर्फ जमा हो गया तो ये पेड़ ही धराशायी हो जाएगा। इसको कहा जाता है शंकुधारी वन या कॉनिकल फॉरेस्ट, कॉनिफेरस फॉरेस्ट। और सबसे ऊपर में अगर चले जाएंगे पर्वतों के, यहाँ पे इस एरिया में कोई भी बड़े पेड़ पौधे यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। बर्फ को थोड़ा सा खोदेंगे तो उसके नीचे से आपको काई या घास जैसी कुछ कुछ वनस्पतियाँ मिलेंगी। ऊपर में जो जीव जंतु सर्वाइव करते हैं यहाँ पे इस एरिया में,
वो इन्हीं को बर्फ़ खोद खोद के खाते रहेंगे। आपको दिखेंगे कि पैर से खुरच खुरच के बर्फ़ के नीचे जो भी काई, घास या लाइकेंस है, इन्हीं को खा करके वो जीवित रहते हैं वहाँ पे। ठीक, इसका इतना नोट करने के बाद में रुक जाइएगा। इसके बाद में कुछ और पॉइंट्स है जो आप नोट कर लीजिएगा। माउंटेन फॉरेस्ट या पर्वतीय वन के बाद में रुकेंगे। सर ये सबसे नीचे वाला वो क्या है, वर्ड के बाद देवदार, देवदार, ओक, ये वर्च या बर्च कहा जाता है इसको। और एक है मैपिल। मैपिल, महफिल होता है, महफिल होता है, वैसे ही मैपिल। तोतले लोग कैसे बोलेंगे? आज मैपिल जमा है। मैपिल। ठीक है, इतना हो गया। चलिए, जिनका हो गया है, कुछ प्रश्न है बताते चलेंगे। इनमें से किस राज्य में वन का क्षेत्रफल सबसे कम है? मध्य प्रदेश, पंजाब, असम, हिमाचल। पंजाब वाले क्षेत्र में, ठीक है, हरियाणा के आसपास लगा हुआ क्षेत्र है। वनों का प्रतिशत सबसे ज़्यादा है कहाँ पे? मिजोरम, नागालैंड, अरुणाचल, त्रिपुरा। वनों का प्रतिशत मिजोरम में सेकंड नंबर पे, एरिया के हिसाब से सेकंड नंबर पे अरुणाचल। कौन सा वन भारत में सबसे ज़्यादा एरिया पे है? उष्णकटिबंधीय, पर्णपातीय, उष्णकटिबंधीय सदाबहार, उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती या उष्णकटिबंधीय शुष्क सदाबहार। शुष्क पर्णपाती या पर्णपाती वन कहेंगे तो भी चलेगा। पर्णपाती वन में दोनों चीज़ें पढ़ा था, मॉइस्ट भी था, ड्राई भी था। अगर ओवरऑल पूछा जाए तो आपको पर्णपाती वन याद रखना है, और स्पेसिफिकली पूछा जाए तो शुष्क पर्णपाती वन ज़्यादा है भारत में। चाहे तो वहीं पे नोट कर लीजिएगा। सेकंड वाला जो टॉपिक नोट किया था आपने, ये पांचवा था आपका माउंटेन फॉरेस्ट। सेकंड वाले पे आइएगा। सेकंड वाला क्या था आपका? पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में दो टाइप के फॉरेस्ट आपने देखे थे, एक था शुष्क और एक था मॉइस्ट। उसी में ही चाहे तो एक पॉइंट ऐड कर लीजिएगा, जहां पे शुष्क लिखा है उसी में ही ऐड कर लेंगे। शुष्क पर्णपाती वन में भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शुष्क पर्णपाती वन भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। बेसिक अंडरस्टैंडिंग बस इतना रखिएगा कि ये वाला पूरा पर्णपाती वन, अगर सिर्फ पूछा जाए कि भारत में सबसे ज़्यादा कौन सा वन पाया जाता है, सिंपल सा एक आंसर क्या है? पर्णपाती वन। लेकिन पर्णपाती वन में भी आपने दो टाइप का देखा था, एक है आर्द्र और एक है शुष्क। अगर स्पेसिफिकली पूछा जाए कौन सा, तो शुष्क सबसे ज़्यादा पाया जाता है। इनमें से किस क्षेत्र में एल्पाइन वन पाए जाते हैं? अब मैंने जैसे कि आपको कहा था कि आपको थोड़ा सा एफर्ट किस चीज़ में लगाना पड़ेगा, जो वनों का जो नाम पेड़ पौधों का जो नाम है उनको थोड़ा सा एक बार दो बार रीड करेंगे तो पता चल जाएगा कि कौन सा किस क्षेत्र में पाया जाता है। एल्पाइन वन किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? दक्कन में, हिमालय में, पश्चिमी घाट या पूर्वी घाट? एल्पाइन दक्कन, हिमालय, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट। एल्पाइन
इसी में ही नोट कर लीजिएगा, एल्पाइन। पर्वतीय वनों में एक शब्द नोट कर लीजिएगा, एल्पाइन वन। एल्पाइन वन किस क्षेत्र की विशेषता है? हिमालयी क्षेत्र की विशेषता है। नेक्स्ट, इनमें से किस क्षेत्र में चीड़ का वृक्ष पाया जाता है? उष्णकटिबंधीय आर्द्र, उष्णकटिबंधीय शुष्क, पर्वतीय, या इनमें से कोई नहीं? चीड़ का वृक्ष कहाँ पाया जा रहा है? पर्वतीय क्षेत्र में। मैंग्रोव, मालाबार, सुंदरबन, कच्छ, दंडकारण्य। मैंग्रोव वनस्पति, सुंदरबन। कौन सा राज्य सबसे ज्यादा वन आच्छादित है? यहां पे एरिया की बात हो रही है। महाराष्ट्र, असम, झारखंड, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश। भारतीय वन रिपोर्ट के अनुसार 2015 की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार प्रश्न पूछा गया है, पुराना प्रश्न है। मतलब आपको इस प्रश्न से ये अंदाजा लग जाएगा कि कितना फैक्चुअल डेटा पूछ सकता है आपको। भारतीय वन रिपोर्ट 2015 के अनुसार कुल कितने क्षेत्रफल में, कि कुल कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वन आच्छादित है? उस टाइम तो आंसर अलग था, अभी का आंसर क्या होगा? 21.71। प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 72, 73? 72। नेक्स्ट, अच्छा उसमें प्रोजेक्ट टाइगर पे आओ, कॉपी में प्रोजेक्ट टाइगर पे आओ। पहुंच गए? क्या लिखा वहां पे? प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था? 72 लिखे हैं, ऑब्लिक करके 73 भी नोट कर लीजिए वहां पे, 72 या 73। ठीक है, एग्जाम में बहुत क्लोज आपको ऑप्शन नहीं है, जैसे कि इस प्रॉपर इस क्वेश्चन में क्या क्या ऑप्शन है? 62, 73, 84, 91। तो सबसे क्लोज कौन सा था? 73। या क्योंकि आपके व्यापम के किस एग्जाम में ये 73 आंसर लिया गया है। ठीक है, कई बार हम कुछ चीज़ों को इस तरीके से लिखते हैं, वित्तीय वर्ष के हिसाब से कभी कभी लिखते हैं ना, जैसे कि 2022, 23 इस तरीके से लिखेंगे। अब कभी कभी एग्जाम क्या करता है, किसी स्पेसिफिक डेट को पूछना है तो सिर्फ पूछ लेगा जो 2022 में हुआ था, या सिर्फ 2023 को पूछ लेगा। उसी तरीके से ये जो था 1972, 73, ठीक है, एग्जाम में इस डेट को लिया है। वित्तीय वर्ष के बारे में पता है, 1 अप्रैल से कब तक होता है? 31 मार्च। 1 अप्रैल से 31 मार्च। चेंज हुआ है क्या? किसी राज्य में चेंज हुआ है क्या वित्तीय वर्ष? आपके बजट की गणना साल भर में एक निश्चित समय में कितना आय हुआ, कितना व्यय हुआ, इसका खर्च का लेखा जोखा रखेंगे हर साल का। बैंक क्या करते हैं, अपना एक वित्तीय वर्ष निर्धारित करते हैं। हम बजट एक प्रॉपर एक वर्ष के लिए निर्धारित करते हैं। ठीक है, ये जो एक प्रॉपर साइकिल होता है इसी को कहा जाता है वित्तीय वर्ष। ठीक है, बैंकों के लिए क्या होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। 31 मार्च को आप बैंक चले जाओ, आपका कोई काम नहीं हो पाएगा, उनका क्लोजिंग डेट रहता है। ठीक है, साल भर का जो हिसाब किताब है वो लगभग 28, 29, 30, 31 के आसपास ये लोग करते हैं, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाते रहते हैं। तो जनरली कस्टमर के जो ज़्यादा बेसिक काम है वो वहाँ पे नेग्लेक्ट हो जाते हैं, नहीं हो पाते बहुत सारे काम वहाँ पे। ठीक है, फॉरेस्ट से संबंधित लगभग इतने टाइप के आपके प्रश्न पूछे गए थे। चलिए, इसके बाद में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जिसके आंसर आपको कल मिलेंगे। आप जो नेक्स्ट टॉपिक शुरू करेंगे वहाँ पे आपको उसके आंसर मिलेंगे। फिलहाल आप ये देख लो कि नेक्स्ट क्लास में जो आप पढ़ने वाले हो फ्रूटफुल है या नहीं है। प्रश्न पूछा गया है, किस राज्य में रोहला राष्ट्रीय उद्यान स्थित है?
तुक्का मार भी सकते हो। महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल, असम। रोहला, राजस्थान, हिमाचल, महाराष्ट्र भी है ऑप्शन में, असम भी है। महाराष्ट्र भी है, असम भी है। ठीक है, एक आंसर ले लीजिएगा हिमाचल, अगर अभी के लिए लेना है तो। पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? जिम कॉर्बेट। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, असम, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल, असम। सलीम अली पक्षी अभयारण्य, तमिलनाडु, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान। तमिलनाडु, राजस्थान, गोवा, कर्नाटक भी बचा है ऑप्शन में। गोवा वाले कोई, कर्नाटक वाले, ठीक। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। नागर कहाँ पे रहता है? नागालैंड में। छत्तीसगढ़ी में नागर नहीं पढ़े क्या? नागरहोल है क्या छत्तीसगढ़ में? नांगर पढ़े हैं? क्या होता है नांगर? खेत जोतने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट होता है, जो इंस्ट्रूमेंट या टूल, ठीक है। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक, केरल, असम, झारखंड। नागर सोच के कभी छत्तीसगढ़ का ऑप्शन रहे तो छत्तीसगढ़ नहीं मारेंगे। नागर छत्तीसगढ़ में हल जोतने के लिए है, जोतने के लिए जो काम करते हैं वो टूल है। राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? कर्नाटक में, नागरहोल। बांदीपुर, ये सुने हैं आप? बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, गुजरात, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश। कर्नाटक, ठीक। किसी लोग जो तुक्का मार रहे थे आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, तो तुक्का गलत चला जाएगा। कर्नाटक, बांदीपुर। चांदीपुर कहाँ पे है? बांदीपुर किस चीज़ से संबंधित है? कई बार प्रोनाउंसिएशन से भी समझ में नहीं आएगा। एक है बकरी का ब से बांदीपुर, और एक है चरखे का च, बांदीपुर और चांदीपुर। बांदीपुर नेशनल पार्क, चांदीपुर मिसाइल प्रक्षेपण केंद्र है, या मिसाइल जो टेस्ट होते हैं। चांदीपुर कहाँ पे है? उड़ीसा में। बांदीपुर कहाँ पे है? कर्नाटक में। काजीरंगा नेशनल पार्क, पंजाब, छत्तीसगढ़, असम, मध्य प्रदेश। असम में। डॉल्फिन अभयारण्य, देश का एकमात्र डॉल्फिन अभयारण्य, बिहार, उड़ीसा, बंगाल, असम। डॉल्फिन डॉल्फिन डॉल्फिन, गंगा नदी, बंगाल, बिहार से भी बहता है। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, असम। अच्छा, दो ऑप्शन एलिमिनेट तो कर लोगे। उड़ीसा गंगा नदी है क्या? असम नहीं है। गंगा डॉल्फिन कहाँ मिलता है? गंगा नदी में ही मिलता है। ठीक है, दो राज्यों में कंफ्यूज हो सकते हैं, बंगाल और बिहार में। आपका बिहार में है, याद रखिएगा। नोकरेक अरुणाचल, असम, मणिपुर, मेघालय। नोकरेक हिल्स पढ़े थे? मैंने शायद आपको नोट नहीं करवाया होगा, पर मैंने जो मैप ड्रॉ किया था, जिसमें कि पूर्वोत्तर हिमालय दिखाई दे रहा होगा आपको। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम थे हिमालय पर्वत के। अरुणाचल प्रदेश में क्या नाम था? हिमालय का जो पूर्वी आपका ऐसा क्षेत्र, हिमालय का एक ऐसा क्षेत्र था जो कि इस तरफ पूर्वोत्तर वाले हिमालय, पूर्वोत्तर के राज्यों में था। ठीक है, ये जो एरिया है आपका कौन सा हो गया? अरुणाचल प्रदेश का एरिया हो गया। उसके बाद में नीचे कौन सा राज्य था? नागालैंड। उसके नीचे कौन सा?
मणिपुर, उसके नीचे मिजोरम, अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। इनमें से यहाँ पे हिमालय की जो पर्वत है, हिमालय की जो श्रृंखला, इसको किस नाम से जानते हैं? नागा हिल्स। मणिपुर में मणिपुर हिल्स कहते थे या कुछ और नाम था? मिजो हिल्स पढ़े थे? मिजो हिल्स तो नाम पढ़ा है आपने। अरुणाचल प्रदेश में किस नाम से जानते हैं? पटकोई बूम। ये पहाड़ी थी या दर्रा था? पटकोई बूम पहाड़ी है या दर्रा था? यांगयाफ दर्रा था, पहाड़ी था? तुजू, नीति, ठीक। यहां पे इस वाले क्षेत्र में एक जगह है नोकरेक, ठीक है। नोकरेक नाम से आप जो मैप आपको जो दिया गया है, हिमालय का जो मैप है उसमें देखना, हिमालय के मैप में आपको एक जगह मिलेगा नोकरेक। ये प्रश्न पूछा गया है और आपके मैप को जब आप देखोगे तो वहाँ पे मिल जाएगा इसका आंसर, ठीक है। फिलहाल आप जो तुक्का मार रहे हो उसके हिसाब से इसका जो आंसर है वो क्या है? मेघालय। मेघालय में नोकरेक कहा जाता है हिमालय का जो विस्तार है उसको, ठीक है। नागालैंड में नागा हिल्स, मिजोरम में मिजो हिल्स कहा जाता है और मणिपुर में नोकरेक, सॉरी मेघालय में नोकरेक। ये वाला क्षेत्र आपका कौन सा हो गया? मेघालय। यहाँ पे गारो खासी जयंतिया और इस पूरे हिल को कहा जाता है नोकरेक, जो आपका आंसर लिया गया है इसमें। और इसके अलावा टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया, टाइगर कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है नैनीताल, पेरियार, मध्य प्रदेश, तो आंसर लगा ही लेंगे ऑप्शन सुन के। नैनीताल, पेरियार, नागपुर, भोपाल, पेरियार, ठीक है। मतलब आपके तुक्के के हिसाब से ठीक है, बाकी कल देखेंगे। भीतरकनिका, भीतरकनिका ये तो याद होगा सभी को, भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान। आप सब लोग एक एंट्रेंस टेस्ट दे के आए थे ना, तो एंट्रेंस टेस्ट में लगभग एक्सपेक्ट करते हैं कि आपने लगभग ये जितना चीज़ पढ़ रहे हैं सब कुछ पहले से पढ़ रखा होगा, बहुत डिटेल में ना सही पर कुछ ना कुछ तो आपने पढ़ा ही होगा पहले। कहाँ पे होगा ये वाला? उड़ीसा में, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे और 10-15 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर सेकंड क्लास आपका मैथ्स का स्टार्ट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।